सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल यूट्यूब चैनल। सो हमारा जो NCERT सीरीज चला था बायोलॉजी का, वो भी नीट 2024 के लिए, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर हो चुका है बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड, तो पूरा कंप्लीट हो गया। उसकी 1, 2 और 3 शॉर्ट्स अलग से भी है और 1 शॉट पूरा एक अलग से भी है पूरा, जिसमें एक चैप्टर है और एक हाफ हाफ करके है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। तो आप उसको जाके, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम अगला चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बॉटनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसको शुरू करते हैं आज से। तो जो भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना जो भी इम्पॉर्टेंट लगे, और जो इम्पॉर्टेंट होगा इसमें अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो वो मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप है उसको समझना, ठीक है। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना, चीज़ों को अलग अलग करना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमारे चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर हमने टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया तो फिर उसके बाद हमें इजी हो जाता है। पूरा चैप्टर एक फ्लो चार्ट हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे हम टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिवाइड करा गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से 5 किंगडम आते हैं, मेनली 5 किंगडम आते हैं इसमें, ठीक है। किंगडम मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद आ जाते हैं फंजाई, फिर आ जाते हैं आपके प्लांटे, फिर आ जाते हैं एनिमेलिया। अब देखिए मोनेरा को 2 क्लासेस, अब देखिए आपने देख लिया जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें 4 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। आपको ये 3 पढ़ने हैं सिर्फ इस चैप्टर में, इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ना है। बाकी ये 2 जो प्लांटे और एनिमेलिया है, इनके लिए अलग से किंगडम आएगा। इसी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का जो तीसरा और चौथा चैप्टर है वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि इतने सारे किंगडम और इतने बड़े बड़े हम कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा, हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में, और जो प्लांट के लिए है अलग प्लांट किंगडम है, और एनिमेलिया के लिए भी क्या है, एनिमल किंगडम है। तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। इनके बारे में इतना ज़्यादा दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इन 3 चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, पता होना चाहिए आपको कौन कौन किस में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं मोनेरा में आ जाते हैं सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरियाज, ठीक है। सारे बैक्टीरिया किस में आ जाते हैं? मोनेरा में आ जाते हैं। और मोनेरा क्या होते हैं? बैक्टीरिया किस में आते हैं? ओनली प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं? अब देखो बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक तो इसमें सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, और एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया देंगे। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 2 आ जाएंगे। फिर प्रोटिस्टा की भी अलग अलग क्लासेस हैं, हम उनको पढ़ेंगे एक एक करके। सारी प्रोटिस्टा की भी 5 क्लास है, ठीक है। 5 क्लास है कौन कौन सी? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिडॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, और फिर आ जाता है आपके स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद आ जाता है आपके प्रोटोजोआ। तो ये हो गया आपका चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाता है फंजाई। फंजाई की भी कितनी क्लास है? 5 क्लास है। एक हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फिर हो गया आपका 1, 2, 3 ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी 4 क्लासेस, मैंने 5 बोल दिया होगा, 4 क्लासेस है। बेसिडियोमाइसिटीज,
और फिर आ जाते हैं आपके ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक हो गया। ये इतना आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इनकी क्लासेस पता होनी चाहिए क्या क्या है इसमें और आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये एनिमल और एनिमलिया और प्लांट के बारे में इतना ज़्यादा दिया नहीं है। इसके बाद हमारे पास दिए हैं लाइकेन्स दिए हैं। इसके बाद हमारे जो चैप्टर दिए हैं एनिमलिया के बाद, उसके बाद लाइकेन्स दिए हैं। इसके बाद आ जाएंगे प्रायन्स और ये सारी चीज़ें, लाइकेन्स और प्रायन्स, ये सारी इसके अंदर में आ जाएगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा में है मैं फिर वो आगे बताऊंगी। बट जो 3 मेन क्लासेस है इसमें, मेन जो किंगडम है, एक तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, सारे बैक्टीरिया, सारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं आपके, और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, सारे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं होता। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की बात बाद में करेंगे। सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, आपको ये याद रखना है। जो बैक्टीरिया सारे आ गए यूनिसेल्युलर होते हैं, और इसमें 2 क्लासेस हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे प्रोटिस्टा। इसमें प्रोटिस्टा में आ जाता है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। एक ऐसा किंगडम है, देखो स्टार मार्क करके प्रोटिस्टा को आप याद कर लेना यहीं पे। अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसको आप यहीं पे देख लेना, क्योंकि ये अगर यहाँ पे याद हो गया तो आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मोनेरा में सारे क्या हो गए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हो गए, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और कोई नहीं, प्रो को भूल जाओ। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है प्रोकैरियोट। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का टाइप है प्रोकैरियोट। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें, बाकी इधर देखो, इससे इधर को जाओगे, अगर तुम फंजाई प्लांट एनिमलिया में जाओगे तो आपको सारे क्या दिखेंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट दिखेंगे। मल्टी सेल्यूलर, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट है। ये भी यूकैरियोट है, यूकैरियोट तो ये सब मिलेंगे, यूकैरियोट ये सारे आपको यूकैरियोट मिलेंगे। प्रोटिस्टा से आगे जाओगे एनिमलिया तक, आपको सारे यूकैरियोट्स मिलेंगे। बट एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट आपको प्रोटिस्टा मिलते हैं, स्टार मार्क कर देना, ये होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि मतलब सिंगल सेल। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो जिसमें यूनि मतलब सिंगल सेल जिसमें प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और जिसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट होगी मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो ये देखिए, आपको ये स्टार मार्क करके यहाँ पर ही याद कर लेना, क्योंकि मोनेरा जो होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट इसके अलावा आपको कोई भी नहीं दिखेगी पूरे एनिमल किंगडम, या चाहे आप ले लो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, कहीं भी ले लो, चाहे प्लांट किंगडम ले लो, चाहे एनिमल किंगडम ले लो। इसके बाद आपको बैक्टीरिया के अलावा आपको प्रोकैरियोट्स कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे, सारे क्या देखेंगे, यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट में भी क्या होते हैं, सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे 100% कभी भी, हर जगह कुछ भी चीज़ देखें 100% कुछ भी नहीं होती है, वो भी देखते हैं हम। जम्स भी देखो रह जाते हैं, वो आप ऐड देखा होगा आप लोगों ने, वो भी क्या रह जाते हैं 99.9%। तो 0.1% फिर भी वहाँ पे एक्सेप्शन है कि कुछ जम्स रह जाते हैं। तो वैसे ही बायोलॉजी में भी होता है, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, और ऐसी केमिस्ट्री में भी होता है, ऐसे फिजिक्स में भी होता है कि कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें 100% कुछ भी नहीं होता, कहीं मतलब किसी चीज़ों में एक्सेप्शन होते हैं, वही एक्सेप्शन ये है। सारे जो यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं आपके, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोटिस्टा, और बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम अभी देखो, ये था, ये ओवरव्यू था, ये पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, और आधे से ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी है। ये जो चैप्टर है पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी है, बस ऐसे बता लीजिए। उसके बाद देखिए, जो मोनेरा है आपका, इसमें बैक्टीरिया में 2 टाइप के आ गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा की जो 5 क्लासेस हैं, क्राइजोफाइट्स, देखिए ये क्या है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोआ, ये जिसकी 5 क्लासेस हैं, जो एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं फंजाई की फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, जो प्रोटिस्टा की है 5 क्लास है, उसके बाद फंजाई की 4 क्लास आते हैं, और जो प्लांट है उसमें तो प्लांट किंगडम आप देखेंगे, उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और एनिमलिया में, एनिमल किंगडम में आप देखेंगे पॉलीफेरा, निडेरिया, सिलेंड्रेटा, ये सारी चीज़ें, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स को देखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लाइकेन्स, पॉल्यूशन इंडिकेटर जो होते हैं, और आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका एल्गी और फंजाई के साथ, ये भी आप डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपके प्रायन्स आ जाते हैं।
तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। ये था चैप्टर हमारा। स्टार्टिंग से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से हम शुरू करेंगे और हो सके तो इसको आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत काफ़ी लंबा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं आपको बताती जाऊँगी। आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी न्यू आपको लगे कि अरे हाँ ये मैंने आज तक नहीं सुना था, तो आप उसको नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या स्टार्टिंग से देखिए। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use for food, shelter and clothing. अब देखो, सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें तब भी हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन तो कब से शुरू हो गया, तो तब भी हमने क्लासिफिकेशन किया। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत थी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की। रोटी, कपड़ा, मकान की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने चीज़ों को क्लासीफाई किया। और वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, ये नॉर्मली हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया। जो खाने की चीज़ें खाने में रख दी, जो कि घर वाली चीज़ें उनको अलग रख दी और जो पहनने की चीज़ें उनको अलग रख दी। बस ऐसे क्लासीफाई करा चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आए एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जिसने मोर साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया सबसे पहले एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही मानते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ही हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए क्या है, एरिस्टोटल ने मोर साइंटिफिक बेसिस पे क्या करा, चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू किया, ठीक है। तो ये आप ये लाइन अंडरलाइन जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद he used simple morphological characteristics to classify plant into trees, shrubs and herbs. इन्होंने क्या करा, इन्होंने चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू करा। इन्होंने देखा जो ट्रीज को, जो प्लांट्स को इन्होंने क्या करा, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, जो सबसे बड़े हैं ट्रीज, उनको उनमें डिवाइड कर दिया। और फिर क्या करा एरिस्टोटल ने, सबसे पहले ट्रीज को और फिर शर्ब्स, फिर हर्ब्स, ठीक है, इनको क्लासीफाई किया। एरिस्टोटल ने मोर साइंटिफिक बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई किया। और उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे उन्होंने, एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स थे उनको क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो सबसे पहले आगे ट्रीज, फिर उसके बाद जो आगे शर्ब्स, फिर आगे सबसे छोटे हर्ब्स, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट्स को क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने क्या करा, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, बाहरी मतलब बाहर मॉर्फोलॉजी को देख के, बाहर से आउटर स्ट्रक्चर देख के उन्होंने चीज़ों को क्लासीफाई किया। मॉर्फोलॉजी देखी, बस मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने कर दिया। एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज विच डू नॉट हैव, ठीक है। अब देखो, इन्होंने प्लांट्स को तो ऐसे करा, और उसके बाद एनिमल्स को कैसे करा। एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट का साइन, और एक आरबीसी एब्सेंट। बस क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है कि मोर साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किसने किया चीज़ों को, किसने करा, एरिस्टोटल ने करा था। और किस बेसिस पे करा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करा। उन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में, और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक जिसके पास रेड ब्लड सेल्स थे और एक जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। एक चीज़ जिसको हम यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा में नोट कर लें, जिनका आरबीसी होते हैं प्रेजेंट, उनको बोलते हैं एनीमा। एनीमा मतलब प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। और इनेमा और एनेमा मतलब ए फॉर एब्सेंट, मैंने उल्टा बोल दिया, ध्यान देना। आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होते हैं ई से, ठीक है, ई रख लेना, ई से। जैसे इनेबल, अगर आप इनेबल मतलब किसी चीज़ को करने में जब हम एबल होते हैं तो इसको इनेबल बोलते हैं। और अनएबल बोलते हैं जब, तो क्या होता है, हम एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट होता है जिसको हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैंने ये खाली याद करने की ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो ये क्या है, आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको इनेमा बोलते हैं, और जिसमें एब्सेंट होते हैं ए फॉर एनेमा, ए फॉर एब्सेंट, ठीक है। जिसमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं एनेमा। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद देखिए, इन previous time to a 2 kingdom of classification with the plantae and animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. अब उसके बाद आए हमारे लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हमारे जो लीनियस आए उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उन्होंने क्या करा, सारे प्लांट्स को एक तरफ कर दिया, सारे एनिमल्स को। इन्होंने जो लीनियस आए हमारे,
लीनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने दिया, ठीक है। उसके बाद देखो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग रख दिया, प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया, प्लांट्स और इधर आ जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। लीनियस ने क्या करा, प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करा। उसके बाद देखो, और ये आता है मोर साइंटिफिक बेसिस पे एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया, इन्होंने बस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई किया, इन प्लांट को ट्रीज श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद आए जो एनिमल्स थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे और रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। जिनको रेड ब्लड सेल्स जिनके पास प्रेजेंट थी उनको बोला इनेमा, और जिनके पास एब्सेंट थी उनको बोल दिया एनेमा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम देखते हैं रिस्पेक्टिवली एंड दिस सिस्टम। अब देखो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिर दिया आपका लीनियस ने, उसके बाद दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उन्होंने देखा, इन्होंने लीनियस ने रखा प्लांट्स को अलग रख दिया, एनिमल्स को अलग रख दिया। अभी देखेंगे आप सेल वॉल के बेसिस पे रखा था इन्होंने, कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं एब्सेंट है, बट बाद में देखा कि यूकैरियोट्स को इन्होंने प्रोकैरियोट्स के साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ थोड़ा मिक्सअप हो गया था, तो इसलिए ये फिर क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। अंडरलाइन कर देना लीनियस ने क्या क्या चीज़ें नहीं करी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना भूल गए थे। एंड दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, वही बात हो गई। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इन्होंने क्या करा, ना ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस बताया, ना ही यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में बताया, और ना ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। इन्होंने फोटोसिंथेटिक जो होते हैं प्लांट्स को और इनको फंजाई के साथ रख दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक थी जो, आपको ये तो पता ही होगा, अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, हमें पता है एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है आपकी फंजाई होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और जो ये था क्लासिफिकेशन था ये इजीली हो गया था और ये समझने में बहुत आसान था, ठीक है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, और कुछ बहुत लार्ज नंबर में ऐसे एनिमल्स थे या ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कोई भी कैटेगरी में नहीं रखे, ठीक है, कोई भी कैटेगरी में वो फिट नहीं आए। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिकेट, इसीलिए इसको इनएडिकेट फाउंड किया लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसमें आधे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो फिट ही नहीं आ रहे थे, तो इसलिए क्या करा, ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, फिर इसको इनएडिकेट माना गया। फिर देखो बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, हमें पता है कोई भी इन कैटेगरी में नहीं आए। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज for the long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall and mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. उसके बाद देखो बाद में हमने देखा इन चीज़ों को अलग अलग करा, इसमें सारी चीज़ें आ गई, हमने और चीज़ें भी देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ सेल, और उसके बाद देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और ग्रॉस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि हमारे एंसेस्टर के साथ कैसे हमारे रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। अब क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ हमने फिक्स कर दी, तो वो आगे जाके कोई ज़रूरी नहीं है वैसे ही रहे, बाद में उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या करी, चेंजेस करे। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, हमें पता है ये इसमें चेंजेस टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस आए। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो हमेशा कांस्टेंट रहे, प्लांट अलग रहे और एनिमल किंगडम ये तो बिल्कुल अलग रहे, ठीक है। different system that understanding of the what group organism be included under these kingdom have been changing, और ये अंडरस्टैंडिंग चेंज होते जा रही है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आएंगे, प्लांट्स में कौन आएंगे, एनिमल्स में कौन सी चीज़ आएंगी, ये टाइम के साथ साथ चेंज होते जा रही है, ठीक है। with the time
and the number and the nature of the kingdom have also been understood differently by the different scientists over the time। और जो इसकी जो नंबर है और नेचर है और जो इसका इसमें जो भी चीज़ें हैं ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही तो जा रही हैं। अलग अलग साइंटिस्ट इसके अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे जो आपको एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं 2.1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें मेनली हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। क्लासिफिकेशन किसने दिया ये याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। देखो 2 कार खड़ी कर दो पहले, 2 कार के बीच में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया ये तो सबको याद रहता है, R.H. विटेकर 1969। इसके ईयर के साथ आप याद कर लें, ठीक है। R.H. विटेकर 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, पर बाकी 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन हुए। तो देखते हैं किसने क्या दिया, ठीक है। देखो 2 कार के बीच में, 2 कार के बीच में हरी कैप पहन के, हरी, ठीक है, हरी कैप पहन के R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, ठीक हो गया। 2 कार के, देखो 2 कार के बीच में हो आगे नहीं है, हरी कैप पहन के R.H. विटेकर, ठीक है। 2 कार से सबसे पहले कैरोलस लीनियस, तो ये मतलब ये पहला वाला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो 2 कार के बीच में हरी कैप पहन के R.H. विटेकर, 2 कार के बीच में सबसे पहले कैरोलस लीनियस, पहला 2 किंगडम क्लियर हो गया। ये किसने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। उसके बाद आ जाते हैं हरी, हरी से आ जाते हैं हैकल, हैकल ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद कैप पहन के कोपलैंड, कोपलैंड ने क्या दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, R.H. विटेकर ने, और ये दिया आपका कार्ल ह्यूज ने, कार्ल ह्यूज। कार्ल ह्यूज ने क्या दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 कार के बीच में हरी कैप पहन के R.H. विटेकर। तो कैरोलस लीनियस ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, हरी से आगे आपका हैकल जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया R.H. विटेकर ने, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आपका कार्ल ह्यूज ने। तो 2 कार के बीच में हरी कैप पहन के R.H. विटेकर। तो एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, और ये आप अगर आपको इस तरीके से याद करेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें। उसके बाद आ जाइए, देखो अगर हमने इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो इनको किस किस के बेसिस पे, सबसे पहला हमने इनको सेल वॉल के बेसिस पे, सेल टाइप कौन सी है इनकी, जैसा अभी मैंने बताया था सेल टाइप तो आपको याद हो गया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। मैंने बताया था कि जो यूकैरियोट होते हैं सिर्फ मोनेरा होते हैं, उसमें आगे बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाते हैं जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है वो सिर्फ प्रोटिस्टा होते हैं, स्टाफ मार्क करके करवाया था। उसके बाद जो बाकी सारे जो हो गए और बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारे क्या हो गए आपके मल्टी सेल्युलर हो गए और यूकैरियोट हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसकी क्या है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो ये आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ये आपको नोट कर लें, जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए सेल टाइप तो सबको याद हो गया, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट 2 ही टाइप की सेल वॉल होती है, सेल टाइप होती है, सॉरी। अब देखिए मोनेरा, फिर से आ जाते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, एनिमेलिया, या फिर पहले प्लांट ले लो, और फिर आ जाता है एनिमेलिया। मोनेरा की सेल वॉल किससे बनी हुई है, अब सेल वॉल, हम बात करें सेल वॉल की। सेल टाइप तो सबको पता चल गया ना, सेल टाइप सबको पता चल गया। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और सब यूनिसेल्युलर हो गए, प्रोकैरियोट सारे यूनिसेल्युलर। अब ये हो गया आपका यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा स्टाफ मार्क करके करवाया था, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट।
उसके बाद आता है फंजाई, और फंजाई से आगे सब क्या हो जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे। मल्टी सेल्यूलर क्या हो जाते हैं आपके यूकैरियोट, ठीक है। अब देखो सेल वॉल, सेल वॉल इसमें होती है नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मोनेरा की नॉन सेल्यूलोजिक प्लस पॉलीसेकेराइड की होती है, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की होती है। प्रोटिस्टा में किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई में किस चीज़ की सेल वॉल होती है, काइटिन, या फिर कोई चीटिंग भी बोलते हैं, कोई काइटिन बोलते हैं, कोई चीटिंग बोलते हैं, तो कुछ भी आप बोल रहे हैं। उसके बाद प्लांटिंग आ जाता है आपकी, प्लांटिंग में सेल वॉल होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी होती है, सेल्यूलोज की। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये याद रखना, कभी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछ देगा एनिमल में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये टेबल से आपका सेल टाइप आपको पता चल गया। प्रोकैरियोट्स होते हैं मोनेरा, बाकी सब यूकैरियोट्स होते हैं, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं आपके प्रोटिस्टा, और बाकी सब क्या हो गया, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट। उसके बाद आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसमें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, एक चीज़ और ऐड करना, प्लस एमाइनो एसिड की होती है, एमिनो एसिड और एमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये हो गया, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, या फिर एमाइनो एसिड की बनी होती है। और प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम लिख लेना, प्रेजेंट इन सम, ठीक है, और किसी में नहीं होती है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है किस चीज़ की बनी होती है। उसके बाद आ जाइए फंजाई। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, कि सेल वॉल इसमें सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। मतलब एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। तो ये आपको पता चल गया होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी तक हमने देखा सेल वॉल, अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एन फॉर न्यूक्लियर और एम से मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस इसमें एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन मोनेरा, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एब्सेंट होती है, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये वो क्या करता है, वो बिल्कुल अरेंज नहीं रहता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एक प्रोकैरियोट्स में मतलब मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, क्योंकि बाकी सब क्या आ गए यूकैरियोट्स, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसमें सब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये मोनेरा में नहीं होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाए आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देख के पता चल जाएगा, इसमें भी सेल्यूलर होता है, इसमें सेल्यूलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, और इसमें भी यूनिसेल्यूलर है तो सेल्यूलर, इसमें भी सेल्यूलर होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ से टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनिमल्स में आप देखते हैं ऑर्गन सिस्टम बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सेल्यूलर हो गया, सेल्यूलर हो गया, सेल्यूलर हो गया, आपके तीनों में सेल्यूलर होते हैं। और फंजाई में भी क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर भी आ जाते हैं, सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर और टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें मल्टी सेल्यूलर आ गया, इसमें सेल्यूलर, इसमें मल्टी सेल्यूलर, फिर यहाँ से टिश्यू ऑर्गन बनने शुरू होते हैं, फिर यहाँ से ऑर्गन सिस्टम भी बनने हो जाते हैं एनिमलिया में। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको अलग से बताना चाहूँगी, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सबको हटा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप किस फॉर्म में आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं अच्छे से फिर दोबारा बताने जाऊँगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक। एक हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का हो गया, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी आपका दो टाइप का हो गया, एक हो गया कीमोसिंथेटिक और एक हो गया आपका
फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक दो टाइप का हो गया, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। और जो हेटेरोट्रॉपिक हो गया ये आपका तीन टाइप का हो गया। एक हो गया आपका पैरासिटिक, और दूसरा हो गया आपका पैरासिटिक, और दूसरा हो गया आपका सैप्रोफिटिक, और तीसरा आपका हो गया होलोजोइक। ये तीन इतने हो गए। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप हो गए, पहले ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। आप इसको यहाँ पे अलग अलग करके ऐसे ना, अगर आप याद करेंगे इसमें ऐसा होता है इसमें ऐसा होता है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो टाइप के हो गए। ऑटोट्रॉपिक के भी दो पार्ट है, एक तो कीमोसिंथेटिक, एक फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक अपने खाना खुद बनाने वाले, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक जो दो टाइप के होते हैं, एक तो कीमोसिंथेटिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ये जब केमिकल्स अपना खाना बनाते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक हो गए जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ओके, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे पैरासिटिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है, तो इसको बोलते हैं पैरासिटिक, जैसे कस्क्यूटा प्लांट। सैप्रोफिटिक आपने देखा होगा, जैसे फंजाई क्या होती है, ये सड़े गले और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करती है, डिपेंड रहती है। मतलब एज फॉर सैप्रोफिटिक, एज फॉर सड़े गले याद करने, ये याद करने की ट्रिक है। सड़ी गली चीज़ों पे जब से अपना फूड लेती है तो उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। उसके बाद आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ये स्पेशल फीचर है एनिमल्स का। जैसे हम में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस होती है, तो ये सारी प्रोसेसेस क्या हो गई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, खुशबू मिला ढंग से अपने टाइम पे कैसा करती थी, अपने टाइम पे कैसे मारते हैं, मत करना खिला, वो भी खिल रहा है। तो ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉपिक, स्पेशल फीचर है जो एनिमल बीइंग का, एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बीइंग्स का। तो हमें क्या होता है, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो वो क्या होती है सारी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये आपको सब सेल टाइप आपको पता चल गया, सेल वॉल आपको पता चल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता चल गई, ऑर्गेनाइजेशन पता चल गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता चल गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता चल गया। अब देखेंगे RH विटेकर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरा है हम उस पर चलते हैं। RH विटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। RH विटेकर ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया, 1969 में। The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। और मैंने पहले ही बता दिया इसमें कौन कौन से किंगडम आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये एनिमेलिया क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती थी। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने जो सेल स्ट्रक्चर लिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने क्या क्या लिया, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है उसमें। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन उसमें कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पर से आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या क्या चीज़ें देख कर दिया, आप ये देख लेना। देखो इसमें क्या क्या आएगा, सेल स्ट्रक्चर आया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया, रिप्रोडक्शन आया, और क्या है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, हमारे एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, ये क्या गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आ गया। अब देखिए ये सारी टेबल जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, और जैसे मैंने एक एक चीज़ें अलग अलग बताई, आपको बिल्कुल नोट्स बना लेने हैं या फिर दिमाग में रखना है या अंडरलाइन कर लो, आपको रिवीजन करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, The 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। अब देखो जो 3 डोमेन रखा ना, 3 डोमेन आया इसके बाद, देखो 3 डोमेन जो सिस्टम आया उसमें क्या है, मोनेरा को 2 डोमेन्स में रख दिया इन्होंने। जो 3 डोमेन आया उसमें क्या हुआ, मोनेरा को 2 डोमेन्स में रख दिया। अब आ गया 3 डोमेन, इसमें क्या करा, मोनेरा को थोड़ा
डोमेन आया, उन्होंने क्या करा, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका, मोनेरा को उन्होंने क्या करा, 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। जैसे देखिए, अब देखिए, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम इन थर्ड डोमेन। अब देखो, मोनेरा में एक आर्की बैक्टीरिया आ गए और एक यू बैक्टीरिया आ गए, तो इसने एक डोमेन इसको ले लिया, एक डोमेन इसको ले लिया, और बाकी जितने भी जो सारे थे ना यू बैक्टीरिया, बाकी सारे यू बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स को किस में रख दिया, 3 डोमेन में रख दिया। 3 डोमेन सिस्टम में मोनेरा को 2 डोमेन में रख दिया, एक आर्की बैक्टीरिया आ गए, एक यू बैक्टीरिया आ गए, 2 डोमेन ये हो गए, और एक डोमेन ये हो गया, टोटल 3 डोमेन हो गए ये। ठीक है, एक डोमेन यूकैरियोट्स, सारे जितने यूकैरियोट्स थे उनको एक डोमेन में रख दिया। यहाँ ज्यादातर प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांटी, ये सब किस में आ गए, यूकैरियोट्स में आ गए। कितना आ गए, 3 डोमेन सिस्टम हो गया। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये इसीलिए इसको क्या बोला, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। एक किंगडम ये हो गया, 2 ये हो गया, बाकी यहाँ से 3 4 5 6 7 8 मतलब 6 किंगडम आ गया। यहाँ से मोनेरा को ही 2 पार्ट्स में ले लिया, जो 5 किंगडम थे, और मोनेरा के 2 डोमेन रख दिए, और बाकी सबको क्या कर दिया, तीसरा डोमेन रख दिया। और उसमें सब जो प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांटी, एनिमेलिया थे, ये 5 तो ऐसे ही रहे, बट जो मोनेरा के भी 2 किंगडम कर दिए इन्होंने। ठीक है, मतलब 4 तो आगे ऐसे ही रहे, और मोनेरा के भी 2 किंगडम रख दिए, तो इसलिए 2 डोमेन रख दिए, इसलिए हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ से आ गया। द 3 उसके बाद आ जाता है, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आगे देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटिंग। The character that unified with this whole kingdom was that all the organism included had the cell wall in their cell. इससे पहले जो 5 किंगडम, जो इसमें था ना, सबसे पहले क्या रखा, जो आपके इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको सब, अब तो देखो प्लांट किंगडम में अलग से। ठीक है, तो इनको सबको क्या रख दिया था सबसे पहले, अभी बैक्टीरिया अलग उसमें है, ये सब किस में रख दिए थे पहले, प्लांट, अभी इन सबको एक साथ किस में रख दिया था, प्लांट किंगडम में रख दिया था। अब ये जैसे बैक्टीरिया अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, फंजाई अलग है, बट ये इससे पहले क्या करा था इन्होंने, सबको क्या कर दिया था, एनिमल किंगडम में रख दिया था, एनिमेलिया में प्लांट में रख दिया था सबको। इससे पहले क्या था, जो ये कुछ थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, और ये सारी चीज़ें क्या थी, ये तो है अभी भी प्लांट किंगडम में है, बट बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, फंजाई, इन सबको किस में रख दिया था, सबको प्लांट किंगडम में रख दिया था। पहले स्टार्टिंग में क्या करा, सबको क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट किंगडम में रख दिया था। अब क्या करा इनको देखो, The character that unified the whole kingdom was that organism included had the cell wall in their structure. मतलब उन्होंने क्या, this placed together group which widely different in other characteristics. It brought together the prokaryote bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with the other groups with were eukaryotes. अब देखो इन्होंने क्या करा, साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है ना, ये ऐसे नाम में तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को भी क्या रख दिया था, प्रोकैरियोट को भी क्या रख दिया था, यूकैरियोट में रख दिया था, प्लांट्स के साथ रख दिया था इन्होंने। अब देखो, विद द अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट्स, इन्होंने क्या कर दिया था, इनको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, जैसे Chlamydomonas, Spirogyra were placed under algae. अभी भी ये क्या है, अभी भी क्या है, ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा अभी भी एनसीईआरटी खुद में क्लियर नहीं है, अभी भी ये अभी भी किस में है, एल्गी में ही है ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा। The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristics difference in their wall composition. अब इनका देखो, जैसे फंजाई की वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की सेल्यूलोज की बनी होती है। इनको क्या करा था, एक साथ ही रख दिया था, सारे क्या रख दिए थे, प्लांट्स बोल दिया था सबको। The fungi have chitin cellulose in their cell wall and the green plants have cellulosic cell wall. ये मैंने पहले पढ़ा दिया, फंजाई की सेल वॉल पर बनी होती है काइटिन की, और जो ग्रीन प्लांट्स की बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। When such characteristics were considered, अब जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, the fungi were placed in the separate kingdom. अब देखो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा, किंगडम फंजाई। अब क्या कर दिया, फंजाई के लिए एक अलग किंगडम रख दिया, इसको रखा है किंगडम फंजाई।
ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। अब सारे प्रोकैरियोट्स को किसमें रखा है, मोनेरा में रखा है। एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को किसमें रखा है, प्रोटिस्टा में रखा है। एंड Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas chlorella earlier placed in algae with plants and both having cell wall। अब देखो पहले किस में रखा था इनको, जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ये बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा था, मतलब एल्गी में रखा था, बट अब इनको किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। बट ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं रखा है इन्होंने प्रोटिस्टा में, अभी भी आप देखेंगे इनको एल्गी में पढ़ेंगे, आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ा NCERT के गड़बड़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि इन्होंने खुद गलत लिखा हुआ है। उसके बाद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। और पैरामीशियम अमीबा को किसमें रखा था, एनिमल किंगडम में रखा था, इनमें सेल वॉल नहीं होती। बट अब ये अब इसको पैरामीशियम और अमीबा किसमें आ गया, आपके अमीबा और पैरामीशियम आ गया आपके फंजाई में, नहीं सॉरी प्रोटिस्टा में आ गए। पैरामीशियम और अमीबा किसमें आ गए, प्रोटिस्टा में। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which is earlier classification were placed in different kingdom and this happened because the criteria for classification changed। अब ये क्या हो गया, classification का criteria change हो गया है। and this kind of changes will take place in future too। और इस तरीके से जो changes हैं वो future में भी दिखेंगे depending on the environment in our surrounding। अब ये depend करता है कि हमारे आसपास का जो environment है वो कैसा है, surrounding का, उस पर depend करता है। और इसलिए क्या होगा, जो characteristics है change होते जाएंगे क्लासिफिकेशन के टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्या होगा, ये चेंज होते रहेंगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities, ये क्या कर रही है, but also phylogenetic relationship based on the evolutionary relationship। अब देखो चीज़ों को सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से या फिर फिजियोलॉजी अंदर से या फिर उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देख के ही नहीं क्लासीफाई करते, बल्कि क्या भी देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं, ठीक है। And in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista and Fungi। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, kingdom Monera, Protista and Fungi की characteristics देखेंगे। और विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखिए विटेकर ने जो दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, द किंगडम्स प्लांटी एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू एज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 और 4। हम मैंने पहले ही सब आपको बता दिया था कि जो आपके इसमें हम देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्लांटी और एनिमेलिया है वो आपको हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम उसके लिए पूरा चैप्टर रखा है, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है।